आज के सेशन में हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन का प्रथम नियम प्रूव करने चल रहे हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे आता है और क्यों आता है, हम लोग चल रहे हैं देखने। और मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट आता कैसे है। तो आओ देखते हैं। भाई आपको तो पता होगा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, F इक्वल टू एम बताता है। इक्वेशन 1 मान लो। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, F इक्वल टू एम बताता है कि नहीं, बताओ बताता है ना, मान रहे हो ना? हाँ बताता है। अब देखो भाई, आप मान के बताता है तो आगे बढ़ते हैं। हम मान रहे हैं इफ F इक्वल टू 0। हमने क्या बोला, अगर फोर्स 0 हो जाए इक्वेशन ए में अगर बल 0 हो जाए, बल अगर 0 हो गया तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। अगर वस्तु पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसमें त्वरण भी 0 हो जाएगा। त्वरण भी क्या हो जाएगा बच्चा, त्वरण भी 0 हो जाएगा। मतलब त्वरण क्या हो गया, शून्य हो गया। मास कभी 0 नहीं हो सकता, समझ लेना। मास 0 नहीं होगा, मास कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात दिमाग में डाल लेना। अगर भाई मास 0 का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम बल लगाओगे कहाँ पे, बल नहीं लगा सकते ना भाई। मास नहीं होगा, मास तो होगा ही होगा। अगर कोई वस्तु है तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही ना। तो m इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 हो सकता है और f 0 हो सकता है। इसका देखो एक्सीलरेशन 0 हो रहा है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण शून्य हो रहा है। त्वरण शून्य हो रहा है और बल 0 है तो त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य होने का मतलब ये है कि वस्तु विरामावस्था में है। क्या है, वस्तु किस अवस्था में, त्वरण शून्य का मतलब होता है वस्तु विरामावस्था में है, या तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ में आई बात। त्वरण शून्य के होने से क्या दो मतलब निकलता है, वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। वस्तु किस अवस्था में होगी, वस्तु विरामावस्था में होगी, वस्तु विरामावस्था में होगी। ये तो पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि वस्तु एक नियत वेग से गतिमान होगी। क्या होगी, वस्तु एक नियत वेग से गतिमान होगी। वस्तु नियत वेग से गतिमान होगी, समझ रहे हो बात को। वस्तु क्या होगी, नियत वेग से आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। वस्तु नियत वेग से गतिमान होगी। त्वरण तो देखो, त्वरण कब उत्पन्न होता है, कॉन्सेप्ट जानते हो या बताना पड़ेगा। त्वरण को क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। भाई अगर एक वस्तु मान लो रुकी हुई है, अगर मैं ऐसे रुक जाऊं तो मेरे में क्या हो रहा है, कोई त्वरण उत्पन्न होगा। जब मेरे में कोई वेग नहीं है तो त्वरण कहां से उत्पन्न होगा, मैं तो रुका हुआ हूं ना। तो अगर ऑब्जेक्ट कोई विराम अवस्था में है, तो उसमें कोई त्वरण नहीं होता है। विराम अवस्था में है तो उसका त्वरण क्या होता है, उसका त्वरण 0 होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। और अगर कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है, अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पर भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। आई मीन एक्सीलरेशन विल इक्वल टू 0। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन यहाँ पर भी 0 होगा। मतलब अगर वस्तु क्या होगा, विरामावस्था में होगी तब भी एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर वस्तु नियत वेग से गतिमान होगी तब भी एक्सीलरेशन 0 होगा। और एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ते हो आप, फर्स्ट लॉ में न्यूटन के हम लोगों ने ये सीखा था, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ में आई बात। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट यही था ना। मैं फिर से बता रहा हूँ न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यहाँ पर हमने बाहरी बल जो लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, उसको हमने 0 मान लिया। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन 0 होने का क्या मतलब है, या तो वस्तु विरामावस्था में है या वस्तु नियत वेग से गतिमान है। आई थिंक आपको बात समझ में आई। अगर बल 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 है तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकलता है, या तो वस्तु विरामावस्था में होगी या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान होगी। मींस वस्तु के वेग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही होगी। और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या नियत वेग से गतिमान होती है, वही क्या है, वही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। यही बताया था ना न्यूटन ने कि अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब अगर मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा जब तक मेरे पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। बाइक चलती है, बाइक चल रही होती है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बाहरी बल लगाते हैं। बाहरी बल मतलब ब्रेक लगाते हैं ना,
ब्रेक क्या है? वो टायर के लिए, रिम के लिए बाहरी बल हुआ ना। साइकिल चलाते हो, साइकिल रोकने के लिए क्या करते हो? साइकिल रोकने के लिए भी बाहरी बल लगाते हैं, ब्रेक लगाते हो ना। ब्रेक क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। वैसे ही अगर उस पर ब्रेक ना लगाया जाए तो साइकिल चलती रहेगी। समझ में आ रही बात ना? आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे आता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ का ही एक पार्ट है। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ।